कि कैसे हरियाणा को अलग अलग 8 डिफरेंट भागों में अलग करके समझा जाना चाहिए। वैसे तो हरियाणा किसी भी बाहरी आदमी के लिए तो हरियाणा एक उपजाऊ राज्य है और वो कहेगा कि 2 नदियों के बीच बसी हुई भूमि को हम हरियाणा कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम हरियाणा वाले हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस हरियाणा में भी बहुत वेरिएशन है। इसलिए कहते हैं भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि एक एक एरिया में, एक राज्य के अंदर भी कितनी ज्यादा वैरायटी है। और जो आपके ये जगबीर जी हैं, इनकी किताब से पढ़ के, जगबीर सिंह, डॉक्टर जगबीर सिंह के अकॉर्डिंग हरियाणा को 8 भागों में भौगोलिक तौर पर डिवाइड किया जा सकता है। वो 8 भाग क्या कुछ हैं, धीरे धीरे करके उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो पुरानी चीजें हैं उसको अगर हम देखें, डॉक्टर जगबीर से पहले भी लोगों ने काम किया, तो उसमें हरियाणा को 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से थे। एक का नाम था कुरुक्षेत्र, एक था हरियाणा और एक था भट्टियाना। कई बार एग्जाम में आ चुका है HSSC में। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भट्टियाना। कुरु हरि भट्टी, कुरु हरि भट्टी। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, हरि मतलब हरियाणा और भट्टी मतलब भट्टियाना। कुरुक्षेत्र का मतलब आज का कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र का मतलब है कुरुक्षेत्र के आसपास का पूरा इलाका। ऐसे ही हरियाणा का मतलब है जटियात क्षेत्र, जहां जाटू भाषा, जाट कम्युनिटी ज्यादा रहती है। तो ये पूरी जो बीच की पट्टी है ना, ये जटियात इलाका है, हरियाणा है। और भट्टियाना, भट्टू कला आपने सुना होगा, भट्टू जो राजपूत कम्युनिटी है ये उस तरफ ज्यादा थी, तो वो भट्टियाना कहलाया। ये ऐतिहासिकता के तौर पे देखें तो हाँ, इस तरह से डिवीजन कह सकते हैं कि था हरियाणा का। लेकिन आज अगर हम जसबीर सिंह की किताब पढ़ते हैं, डॉक्टर जसबीर सिंह ने जो डिवीजन किया वो देखा जाए तो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि उन्होंने कैसी परिस्थितियां हैं भाई, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं खादर है, कहीं बांगर है, कहीं बाढ़ का मैदान है, उसके बेसिस पे जो डिवीजन किया वो ज्यादा सही लगता है पढ़ने में। इसलिए उन 8 को भी पढ़ेंगे और इन 3 की भी बात करेंगे। कुरु हरि भट्टी, ये याद रखना पड़ेगा, कुरु हरि भट्टी। ये कई बार HSSC में आ चुका। जसबीर सिंह जी की किताब का नाम भी पूछा गया था और वो 8 भी हमें जबानी याद हो। ठीक है, पहले मैं उनको थोड़ा सा आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तो 3 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये 3 चीजें क्या बताई मैंने आपको, मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूँ, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। तो 3 हमारी भौगोलिक इकाइयां अगर कहें हरियाणा की, तो क्या क्या बताई? कुरु हरि भट्टी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भट्टियाना। कुरुक्षेत्र का मतलब कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका, हरियाणा जो बीच का इलाका है आपका, जिसमें रोहतक और ये सारे आसपास के एरिया आते हैं, और भट्टियाना, भट्टू कला जिसको आज आप कहते हैं, उसी के आसपास का, जहां राजपूत इलाके का प्रभाव ज्यादा था, इस पर जाटों का प्रभाव ज्यादा था, और कुरुक्षेत्र ये ऊपर की बेल्ट थी। ठीक है, लेकिन जसबीर सिंह जी की किताब द ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा कहती है कि हरियाणा को अलग अलग तरीके से 8 भागों में भौगोलिक आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 भाग बहुत टफ लगते हैं जब पढ़ते हैं, और लगता है कि शायद ये याद नहीं आएंगे कि कैसे क्या होंगे ना। हाँ, डॉक्टर जसबीर ठीक लिख रहा है कोई। अब सिर्फ सुनो, कमेंट बाजी में ध्यान मत रखा करो, कमेंट्स में कुछ नहीं निकलता। अब तुम्हारा ना लाइफ को बनाने का टाइम है। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मैं पढ़ रही होती, तो मैं कभी भी टाइप ना करती, क्योंकि मुझे लगता है 100% सिर्फ और सिर्फ सुनना और समझना आपका टारगेट होना चाहिए। कमेंट्स में गुड इवनिंग, हेलो मत लिखो बेशक, क्योंकि मैं कभी नहीं देखती। जो टीचर्स देखते हैं उनके लिए लिख दिया करो। मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे 100% सिर्फ ये सोच के कि आप मेरे सामने बैठे हो, इस कैमरे को एक स्टूडेंट मान के पढ़ाना है। इसलिए मैं कभी भी ऐसे गुड मॉर्निंग या फालतू की चीजें, मतलब ठीक है, वो अब जो टीचर जैसा है, हर किसी का व्यवहार अलग है ना। मेरा ये मानना है कि मैं आगे तो सिर्फ सुनते चलो, समझते चलो, फिर खुद पढ़ लेना। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अच्छे लगेंगे जब तुम लग जाओगे ना, और तुम कहीं बताओगे कि जी हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे खुशी होगी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने में। लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्यों अपना टाइम खराब करते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान रखो, कमेंट्स मत लिखना कोई भी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग हरियाणा क्या है। तो पहली चीज तो हमें एक समझ पहले से ही है। अब तुम लोग ना हरियाणा को काफी हद तक समझने लग गए, क्योंकि तुम्हारे मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए। एक बहुत अच्छी समझ जिसने चीजें साथ साथ कवर की होंगी, उसकी 100% बन गई होगी। अब तुम हरियाणा की नदियों को, नहरों को, झीलों को, वन को, वन्य जीव अभ्यारण्य को, यहाँ की बेसिक सारी चीजों को, इसके गठन को, राज्यपाल कैसे यहाँ सरकारें बनी, विधानसभा, CM कैसे बने, ये सब चीजें अब तुम्हें समझ में आने लग गई। पुलिस कमिश्नरी कमिश्नर सब मैंने करा दिया। ये याद होंगे ना, इतनी सारी चीजें हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, धीरे 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 तुम्हें बहुत सारी चीजें आ गई। अब हम चीजों को फैक्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक बेसिक सी समझ तुम्हें जो हेल्प करेगी। अब इसको देखते ही तुम समझते हो कि ये 2 नदियां हैं,
एक यमुना और एक घग्गर, ठीक है। इनके बीच में जो इलाका है यही तो पूरा हरियाणा है। घग्गर और यमुना के बीच के मैदानी इलाके को ही आप हरियाणा कहते हो, और इसी को आप अलग अलग डिविजन्स में पढ़ने जा रहे हो। तो जसबीर जी कहते हैं कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में एक तो नदी वाला इलाका हो गया। अब इस नदी के साथ ध्यान से समझना, जो बिल्कुल साथ लगता इलाका होता है, बिल्कुल साथ लगती पट्टी जिस भी जिले की है, ये तो आपके 6 जिलों से निकलती है ना। नदियों का टॉपिक मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया, अब आपको आना चाहिए। 6 जिलों में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। एंट्री इसकी कलेसर यमुनानगर से और एग्जिट कर जाती है हसनपुर पलवल से। सबसे लंबाई ज्यादा इसकी करनाल में है, 320 किलोमीटर, वैसे 318 भी लिखते हैं, 28 भी लिखते हैं, नियर अबाउट लगभग कह देते हैं। 320 किलोमीटर की लंबाई आपके और यूपी के बीच की नेचुरल बाउंड्री है। अब इसके बिल्कुल साथ लगते एरिया में, क्योंकि हर साल इसमें पानी आता है, पानी आएगा तो हर साल मिट्टी भी लेके आएगा, गाद धूल मिट्टी सब कुछ आता है ना, रेत के कण, रेती और ये सब चीजें। तो ये मान के चलो कि हर साल इस नदी से लगते इलाके में नई नई मिट्टी की परत हर साल, कभी ज्यादा कभी कम, इकट्ठी होती रहती है हर साल। ये जहां जहां जाती है, जहां जहां से, ठीक है। तो इसको आप हर साल कह देते हैं भाई ये बाढ़ का मैदान है। कोई ऐसी बाढ़ नहीं आती, लेकिन आपने इसको नाम दे, जसबीर सिंह जी ने नाम दे दिया कि ये बाढ़ का मैदान है। बाढ़ का मैदान कौन सा हुआ? जो नदी के बिल्कुल साथ की पट्टी, पैरेलल, समानांतर, बहुत दूर नहीं, सिर्फ नदी का वो इलाका जो बिल्कुल टच करता है किसी भी जिले को। जैसे अगर हम बात करें करनाल, तो पूरा करनाल नहीं, करनाल का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। ऐसे ही फिर पानीपत का, सोनीपत का, जैसे सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो जीटी रोड से उधर का जो हिस्सा है, यूपी और हरियाणा के बीच में जो नदी है, उसके बाद बहुत सारे गांव बसे हैं, फिर जीटी रोड है, फिर इधर की तरफ भी सोनीपत है। तो वो जो जीटी रोड है ना, उससे उधर का, उस नदी के इधर का हिस्सा और जीटी रोड से उधर का हिस्सा, इसको ऐसे समझ लो कि ये नदी नेचुरल बाउंड्री है। नदी और जीटी रोड, NH-44 कह लें, इनके बीच में जो गांव है, ये पट्टी है आपकी बाढ़ का मैदान। तो ऐसे एक पतली सी पट्टी, जहां जहां पानी आया, हर साल जो पानी नया 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 रेत या गाद या कण लाता रहा, उपजाऊ परत इकट्ठी करता रहा, गांवों की ऐसे बेल्ट बढ़ती बढ़ती बढ़ती, मतलब हर साल नई नई परत, नई नई परत, उसको नाम दिया गया बाढ़ का मैदान, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान ऐसा नहीं कि पूरी लंबी है, लेकिन मेन मेन सा हिस्सा है यमुना के साथ। ऐसे ही आपकी घग्गर है। घग्गर आपके 5 जिलों को टच करती थी, है ना, 5 जिलों में इसकी एंट्री थी। तो घग्गर आपकी पंचकुला को, अंबाला को, फिर नीचे आए तो इसको कैथल को, फिर आगे जाए तो अपना इसको फतेहाबाद को, फिर और आगे बढ़े तो सिरसा। 5 ही तो जिले थे। तो ऐसे ही जहां जहां कहीं कहीं वो भी, अब ये तो बहुत भारी भरकम नदी है नहीं, तो कहीं कहीं जहां जहां इलाका है वहां इसने बाढ़ का मैदान बना दिया, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान बिल्कुल साथ लगता होता है नदी के साथ। तो ज्यादा बाढ़ का मैदान आपको घग्गर का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो बरसाती नदी है। किसका ज्यादा बड़ा बाढ़ का मैदान मिलेगा? यमुना का। वो भी बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ पट्टी साथ लगती। तो देखो, बाढ़ का मैदान पहला लक्षण दिखाया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जो इलाका है आपका, वहां पे आपकी पहाड़ियां हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपके यहाँ दक्षिण की तरफ भी पहाड़ियां हैं, इनफैक्ट दिल्ली तक ये पहाड़ियां दिखती हैं। इसमें फरीदाबाद आता है, गुड़गांव आता है, मेवात का इलाका आता है ना, महेंद्रगढ़ आता है। तो ये 3-4 दक्षिण की तरफ के जिले, ये जो पहाड़ियां आप समझ गए, उनकी ऊंचाई जिनकी कम है, जिसको आप कहते हैं अरावली रेंज है, ये आपकी वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियां अरावली। अरावली में आपके यहाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ये पता होगा आपको, ढोसी तीर्थ स्थल जहां पर है, पर्यटन स्थल में मैंने कई बार बताया, एक कुलताजपुर पड़ता है, कुलताजपुर, ये गांव का नाम है। कुलताजपुर गांव में 652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ढोसी तीर्थ स्थल, महेंद्रगढ़ में। इसी ढोसी को कहते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये हरियाणा में, ठीक है। महेंद्रगढ़ में ढोसी 652 मीटर, तो ये सबसे ऊंची है अरावली में। तो अरावली का रीजन एक बता दिया इन्होंने, एक तो ये था, दूसरा ये, ठीक है। ये अरावली ना, और इसी की तरह ये है शिवालिक। शिवालिक आधा लगभग है, ये डबल मान लीजिए, वो है 1.67% टोटल हरियाणा की जमीन का, और ये है 3.09%। ऐसा नहीं कि तुम्हें एग्जैक्टली अभी याद होगा, पहले सुनते चलो, फिर जब इसको पढ़ेंगे ना नोट्स के फॉर्म में, फिर याद हो जाएगा। तो आपके यहाँ बाढ़ का मैदान पहली चीज हमने समझी। फिर हमने देखा ऊपर के पहाड़ हैं, जिनको हम कहते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक बहुत लंबे चौड़े नहीं है, लंबे चौड़े इन द सेंस फैले बहुत ज्यादा नहीं है। 1.67% ऑफ हरियाणा जो लैंड एरिया की बात करें, वो आपका शिवालिक है, और 3.09% आपका अरावली है, ठीक है। अरावली की रेंज जो है ना, वो कई जिलों में फैली है, वो आपकी मेनली ऊपर के इलाके में है, ये तो दिल्ली तक फैले हुए हैं। यही तो है आपके फरीदाबाद में, मेवात में, महेंद्रगढ़ में। कुलताजपुर इसकी सबसे ऊंची चोटी 652, कुलताजपुर में ढोसी 652 मीटर। और अगर इसकी बात कर रहे हो तो चोटी का नाम आप जानते होंगे, करोह। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। करोह ये है 15-14
या अगर ये ना मिले तो 1467 मीटर इसकी ऊंचाई करो। ये काफी ऊंची है, 1514, तो 1500 मीटर तो काफी ऊंचा है ना, क्योंकि आपके यहाँ एवरेज इतनी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है 1514। अगर ये ना मिले तो 1467, दोनों मिले तो 1467 के साथ पहली प्रायोरिटी के साथ जाना, वो ना हो तब 1514 के साथ। ठीक है, तो करो शिवालिक की सबसे ऊंची जो 1.67 है टोटल का, और अरावली की सबसे ऊंची का नाम है ढोसी जो कुलताजपुर गांव में है महेंद्रगढ़ में, वो है 3.09। यानी 3 लक्षण हमें समझ में आ गए, बाढ़ का मैदान, शिवालिक और अरावली। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। जो ये है ना शिवालिक, इसके नीचे लगभग 25 से 27 किलोमीटर की एरिया को कवर करती हुई एक ऐसी पट्टी जिसमें कि गिरिपाद मैदान जिसको नाम दिया गया। गिरी मतलब पहाड़, पाद मतलब पैर, तो पहाड़ों के पैरों के नीचे जो 25-27 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसमें मेनली 3 इलाके आते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो इन तीनों के इस तरफ तो पहाड़ हो गए, फिर इनके नीचे जो ये है ना लैंड एरिया 25 से 27 किलोमीटर का, इसे आप कहते हैं गिरिपाद मैदान। तो सबसे ऊपर तो पहाड़ थे, फिर उनके नीचे गिरिपाद मैदान था। ये बहुत कोई उपजाऊ नहीं होते, इसको स्थानीय लोग धर या घर कह देते हैं। यहाँ गड्ढे पाए जाते हैं जिनको चो नाम दिया जाता है, चो। और यहाँ पर भारी भारी से पत्थर भी मिल जाते हैं। जैसे थोड़ा सा पहाड़ों में अगर आप कभी गए हो तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छा समझ पाओगे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं इलाके में बहुत बड़े बड़े भारी भारी पत्थर पड़े होते हैं। तो बहुत बड़े पहाड़ों वाले बड़े नहीं, लेकिन फिर भी हरियाणा के हिसाब से बड़े पत्थर पड़े होते हैं, तो उन्हें भाबर कह देते हैं। यानी इस गिरिपाद मैदान के 3 लक्षण हैं, एक घर या धर, एक मैंने बताया भाबर, और एक मैंने बताया चो। तो स्थानीय भाषा में घर या धर और चो शब्द है, और भाबर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को कई बार सुना भी होगा आपने, भाबर तराई के इलाके। तो सबसे ऊपर पहाड़ थे, फिर गिरिपाद मैदान यानी पहाड़ों के पैरों के मैदान 2 हो गए, फिर बाढ़ का मैदान हमने दोनों तरफ देखा, और फिर हमने देखा अरावली। 4 लक्षण बता दिए मैंने आपको 8 में से, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। 5वां लक्षण आपका है, ये मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अभी आपको क्लियर हो गया। देखो दोबारा, 1 2 3, ये तो इसी को मान लें, तीसरा ही, ये चौथा। ठीक है, 5वां लक्षण है, इस बाढ़ के मैदान से इस बाढ़ के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे आप कहते हैं हरियाणा का सबसे ज्यादा बढ़िया उपजाऊ एरिया, जिसको आप कहते हैं ये हमारा जलोढ़ मैदान है। जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से बना आपका सबसे उपजाऊ इलाका। वैसे तो ये भी उपजाऊ था, लेकिन क्योंकि वो छोटी पट्टी थी सिर्फ पानी के साथ साथ, और उसी छोटी पट्टी को नेली या नाली और बेट कह दिया जाता है। बेट और नेली या नाली जो इस तरफ बहते हैं ना, इस तरफ और इस तरफ, ये इसी का नाम बेट और नेली या नाली। अभी और पढ़ेंगे मैप में, अभी सिर्फ सुन लो, बाढ़ के मैदान का ही नाम है। ठीक है, जलोढ़ मैदान ये भी जल ढोकर लाया, लेकिन इसको हर साल लाया। इस मैदान को काफी सालों पहले जल के द्वारा, नदियों के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, और इसी को आप कह देते हैं ये बांगर का इलाका है। खादर बांगर सुना होगा ना, तो ये बांगर जो हर साल ढोकर लाई जाती है बाढ़ के मैदान में, वो खादर की मिट्टी होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी खादर होती है, लेकिन खादर हर साल इतना बड़ा एरिया नहीं हो सकता, तो खादर एक पतली सी पट्टी है, और बांगर आपका मेन इलाका जिसको आप कहते हैं कि बहुत फर्टाइल लैंड है हरियाणा का। ठीक है, तो ये देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब धीरे धीरे सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी जब पढ़ेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। 2 तो पहाड़ मेन हो गए, पहाड़ियां, एक ऊपर शिवालिक वाली और एक नीचे अरावली। शिवालिक के नीचे गिरिपाद मैदान 25 से 27 किलोमीटर, जिसमें कि चो था, घर या धर था, और भाबर था। फिर हमने देखा दोनों नदियों के साथ साथ बाढ़ का मैदान था, और फिर उनके बीच में एक बड़े हिस्से में था जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो ये हमारे मेन सी चीजें हो गई। इसके बाद हम आते हैं जो अपनी ये पट्टी है ना, सिरसा और छोटा सा फतेहाबाद का हिस्सा, हिसार का बड़ा हिस्सा, भिवानी का, फिर महेंद्रगढ़ का, ये वाली पट्टी जो किससे लगती है, राजस्थान। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट, 5 तो हमने पढ़ ली, अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले बात करते हैं सिरसा की। सिरसा के इलाके में आपके हरियाणा की एक ऐसी जगह है जो सिर्फ यही है और कहीं है ही नहीं, इसको आप बोलते हैं अनकाई दलदल। सबसे नीचा है ये, भौगोलिक अगर पूछे ना सबसे नीचा, तो आप कहेंगे अनकाई दलदल। ये सिर्फ आपके पूरे हरियाणा में सिरसा में पाया जाता है, ये भी एक प्रकार है भौगोलिक। तो अनकाई दलदल हरियाणा में कहाँ है, हरियाणा के सिरसा में पाया जाता है, और ये 200 मीटर से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई
भाई 200 के बाद तो मैदान होता है ना, 200 मीटर से भी कम है। जो सबसे बड़ा एरिया है ना आपका ये वाला, ये आपका लगभग लगभग पूरे हरियाणा का मेजर हिस्सा है, और ये 220 से और लगा लीजिए 300 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इनकी अगर हम बात करें तो 652 तो सबसे ऊंचा था, इसका मतलब ये 200 से ऊपर होंगी ये 400 300 के हेरफेर में, 200 300 के में, मतलब 300 से ऊपर, 300 से 500 के बीच में, उससे भी छोटी छोटी ज्यादा है, 652 तो एक है बस। इसकी बात करें तो ये 400 से 600 एक रेंज है, जिसमें कि बहुत ऊंचे नहीं, और एक 600 से ऊंची है। अब 1467 तो 600 से ऊंची में गई ना, यानी दो तरह का डिवीजन है, एक यहाँ 400 से 600 वाली पहाड़ियां, एक 600 से ऊपर वाली। यहाँ सबसे ऊंची ही 652 है, बाकी सब नीची हैं। ये 220 से 300 के बीच का है मेन मैदान, और सबसे नीचा है आपका अनकाई दलदल जो 200 मीटर से भी कम है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे अगर तुम समझोगे ना तो ये किताब से आसान है, वरना टफ है। दोबारा देखो, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, चौथा रीजन, पांचवा रीजन, छठा रीजन। ठीक है, अब सिर्फ दो रह गए, वो दो आपके राजस्थान से प्रभावित हैं। एक का नाम है उनमें तरंगित बालू का मैदान, और एक का नाम है बालू के टिब्बे युक्त मैदान, यानी है तो मैदान लेकिन एक का नाम है तरंगित मैदान। जो आपकी यहाँ गुड़गांव की पट्टी है ना, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की पट्टी, इसमें जो मैदान है उसको कहा जाता है तरंगित बालू का मैदान। ठीक है, तरंगित बहुत उपजाऊ नहीं है, याद है झाड़ियां ज्यादा गुड़गांव में हमने पढ़ा था। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तो बहुत घने जंगल नहीं है, वैसे कवर्ड एरिया है काफी सारा, गुड़गांव का तो नाम था, लेकिन इसको तरंगित बालू का, मिट्टी के प्रकार की अगर बात करें, तरंगित बालू का मैदान कहा जाता है। इसको एक अलग से लक्षण के रूप में डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, और एक मैंने नाम लिया टिब्बे युक्त जो है ये मैदान है। टिब्बे, टिब्बे तो हमने हमेशा राजस्थान में पढ़े हैं, लेकिन आपके हरियाणा में भी टिब्बे बनते हैं। आपके यहाँ पे जो राजस्थान साइड से हवाएं आती है ना, शुष्क गर्म हवाएं, वो अपने साथ रेत के कण उड़ा के ले आती हैं, पूरी आंधी आंधी आंधी, और इस तरह करके वो रेत के पूरे पूरे कण इकट्ठे करके ऐसे टिब्बे टिब्बे टाइप बना देती हैं ऐसे कहीं कहीं पर। ये कोई बहुत ऊंचे नहीं होते, लेकिन फिर भी 3 से 15 मीटर, एक बांगर में तो नहीं जाएगा, इस तरफ सोच लो, यहाँ महेंद्रगढ़ में, भिवानी साइड में, झज्जर तक भी पहुंच जाते हैं ये। तो इन्हें आप कहते हैं कि ये रेत के टिब्बे युक्त मैदान हैं, और ये सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में, इस बेल्ट में, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ी बेल्ट है। इसकी खासियत क्या है, काफी जैसे यहाँ एक टिब्बा है, फिर थोड़ी दूर जाके फिर एक टिब्बा, तो वो रेत आपका नहीं है, वो उड़ के आया है शुष्क पवन के साथ, राजस्थान से उड़ता उड़ता वो रेत आपके यहाँ आंधी में कभी टिब्बे के रूप में आ गया। तो रेत के टिब्बे युक्त मैदान है, और इन रेत के टिब्बों में क्योंकि ऊंचाई इनकी 15 मीटर तक होती है, तो कई बार अच्छे ऊंचे होते हैं ये, उनमें ना जैसे बारिश वारिश हुई तो इस तरह की कोई छिछली झील बन जाती है। कोई ऐसे भारी भरकम झील नहीं, एक बड़ा सा गड्ढा टाइप मान लो। छिछली का मतलब इसकी गहराई बहुत कम हो, मान लीजिए भाई इतनी या इतना पानी भर गया, बस, बहुत भारी भरकम महासागर नहीं बनेगा। तो उस रेत के टिब्बे पर छिछली झील बन जाती हैं, जिनको हम लोकल भाषा में ठूंठ या बावड़ी कह देते हैं। वैसे बावली जो था ना शब्द, वो मध्यकाल में हमने देखा था पानी के लिए सोर्स बनाए जाते थे। तो आपके यहाँ जो रेत के टिब्बे युक्त मैदान है, जिसमें 3 से 15 मीटर के बीच में रेत उड़ उड़ के रण के कच्छ से, पता नहीं राजस्थान से कहां कहां से उड़ के आता है, शुष्क हवाओं के साथ वो इकट्ठा हो जाता है टिब्बे के रूप में। उसके ऊपर ये छिछली झील बन, छिछली मतलब गहरे का उल्टा, गहरा छिछला, तो बहुत बहुत कम जिसकी गहराई हो ऐसी झील बन जाती है, और उसको ठूंठ या बावली कहते हैं। तो हो गए ना आपके 8 प्रकार। दोबारा देखो, ये 1 2 3 4 5 तरंगित 6, बालू के टिब्बे 7, और एक अनकाई दलदल 8। 8 ही प्रकारों में तो विभाजित किया था डॉक्टर जसबीर सिंह ने। 8 आपके समझ में आ गए होंगे। पहला शिवालिक, अरावली, शिवालिक के नीचे गिरिपाद, बिल्कुल यमुना और इसके साथ साथ बाढ़ का मैदान, बीच का जलोढ़ मैदान। तो देखो दिमाग में ऐसे बैठाना कि तुम्हें रटना ना पड़े। पहले 2 पहाड़ियां, शिवालिक, अरावली, शिवालिक के नीचे गिरिपाद की पट्टी 25 से 27 किलोमीटर की, जिसमें चो था, घर या धर था, भाबर था। तीनों आसान है ना। उसके बाद नदी के साथ बिल्कुल साथ लगता बाढ़ का मैदान, फिर नदियों के बीच का बड़ा हिस्सा जलोढ़ मैदान। तो पांचों कितने आसान है। छठा क्या था, 6 7 8 में अब दलदल और वो सब आएंगे। अनकाई दलदल, सबसे निचला इलाका हरियाणा का, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें 200 मीटर से भी कम है, और कहाँ है ये, सिरसा, सिर्फ सिरसा में। उसके बाद रेत के टिब्बे वाला मैदान है, और एक तरंगित बालू का, तरंगित बालू का है गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की पट्टी में। और आपके बालू के टिब्बे हैं आपके भिवानी, हिसार और ये राजस्थान वाली पट्टी में। और अगर कहेंगे अनकाई दलदल सिर्फ सिरसा में। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है, और बहुतों की समझ में लास्ट तक नहीं आता है आसान, अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो। चलो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, अब ये तुम्हें बहुत आसान दिखेगा।
अब किताबी भाषा पे आ जाते हैं तो